प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी प्रेमचंद की कहानियों में वस्तु तत्व की प्रधानता पर। इसके अंतर्गत हमने उनकी कहानियों में यथार्थ की अभिव्यक्ति पर चर्चा की थी और उनके जीवन के अनुभवों पर बात हुई। और इसके अलावा हमने उनकी कहानियों की वस्तु का जो चयन क्षेत्र है, उनकी कहानियों की जो विषय वस्तु की व्यापकता है, उस पर हमने बात की थी। उसी क्रम में हम अपनी बात को आज आगे बढ़ाएंगे और आज की कक्षा में हम बात करेंगे पिछली कक्षा के क्रम में ही प्रेमचंद की कहानियों की कथा वस्तु के स्वरूप पर। विद्यार्थियों, अपने अध्ययन के आधार पर आप यह समझ गए हैं कि प्रेमचंद ने अपने प्रारंभिक लेखन के दौर की कुछ कहानियों को छोड़कर उन्होंने वस्तु के यथार्थ को अंकित किया है। प्रेमचंद कला और जीवन वस्तु के बीच में, अर्थात कला और यथार्थ, इन दोनों के बीच में अंतर मानकर चलते हैं। उनकी मान्यता है कि कला यथार्थ नहीं है। कला का अपना अलग संसार होता है, अपना अलग संविधान होता है। उसका मानदंड भी जीवन के मानदंड से बिल्कुल अलग होता है। प्रेमचंद के जो मूल वस्तु अनुभव जो वे अपनी कहानियों में उठाते हैं, उसके स्वाभाविक परिणति में अंत तक उसे पहुंचने नहीं देते। शंखनाद, बड़े घर की बेटी और पंच परमेश्वर कहानियों में मूल अनुभव अपना स्वाभाविक विकास करने से रोक दिया गया है। इसे ऐसे समझिए कि परिवार बिल्कुल विघटित हो जाए, इससे पहले ही बड़े घर की बेटी आनंदी संभल जाती है और परिवार विघटन का जो अनुभव है, या जो परिवार विघटन की, परिवार के टूटने की जो त्रासदी है, वो अधूरी रह जाती है। तो यह विस्तार के आयाम में वस्तु के अधूरेपन का उदाहरण है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में मूल वस्तु अनुभव को उसके अंतरंग में अधिक दूर तक खुलने नहीं देते, जाने नहीं देते। यहाँ पर वे इस तथ्य की उपेक्षा कर जाते हैं कि अपने पूरे आकार में वस्तु अनुभव हिमशैल की तरह की चीज है कि जितना सतह से बाहर, उससे कई गुना सतह के नीचे डूबा हुआ। प्रेमचंद करते क्या हैं कि वे अपनी कहानियों में उस अनुभव को केवल सतह तक लाकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत से चरित्र हैं जहां पर प्रेमचंद पूरी बातों को खुलने नहीं देते। और इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे झाड़ी में छिपा हुआ कोई पक्षी हो, तो प्रेमचंद उस पक्षी को छूने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बाहर से ही उसकी आहट भर लेके रह जाते हैं। तो लेकिन हम इसको यह नहीं कह सकते कि उनके पास में ऐसी वस्तु को किसी संपूर्णता तक देखने का, या वस्तु को पूरी तरह से देख लेने की दृष्टि का अभाव है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद के पास ऐसी दृष्टि है
जो वस्तु को पूरी तरह से बिना देखे ही उसकी संवेदना को अनुभव कर सके। इसलिए पूरा उजागर करना उन्हें अब अच्छा नहीं लगता कहानियों में। ऊपर से ही उसका एहसास स्वयं भी कर लेते हैं और कहानी में पाठक को भी करा देते हैं। एक बात यह भी कही जा सकती है प्रेमचंद की कहानियों में वस्तु की प्रधानता को लेकर कि उनकी कहानियों में अंकित वस्तु और उसके अनुभव में मौलिकता और ताजगी जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की कथा वस्तु में सुनायापन हो, मतलब सुनी हुई सी बात हो, देखी हुई सी बात हो। तो जैसे कहानी में लगता है कि जैसे वस्तु को अनुभव के स्तर तक न ले जाकर केवल जानकारी के स्तर तक ही उस कहानी को पूरा कर दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर औरत का अपने मायके की बुराई न सुन पाना बड़े घर की बेटी में था। पुरुष के लिए औरत से मिले अपमान, उपहास, उपालंब का कल्पांतरकारी साबित होना जुलूस कहानी में था। सौतिया डाहा सौत कहानी में दिखाई देती है। सौतेली माँ का क्रूर बर्ताव गृहदा और अलगोजा कहानी में। नारी की अपने रूप सौंदर्य की प्रशंसा संबंधी दुर्बलता जो लांछन और सती कहानी में दिखाई देती है। ये सब उदाहरण है ऐसे ही रूढ़ अनुभव अंश के। अर्थात इनमें कुछ नयापन हमें नहीं लगता कि ऐसा तो होता ही है, ये तो स्वाभाविक है। इस तरह की भावना हमारे मन में, पाठक के मन में आती है प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते समय। तो ये उस कहानी की कमजोरी नहीं है, ये उस कहानी की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस कहानी का समाज से, मनोजगत से जुड़ाव है, उसका यथार्थ अंकन है। विद्यार्थियों, जब यह कहा जाता है कि प्रेमचंद का साहित्य उनके समय के इतिहास की प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है, तो इस कथन में एक बात हम यह भी जोड़ सकते हैं कि प्रेमचंद के कहानियों में जो वस्तु अंकित हुई है वह उनके समय के इतिहास की प्रामाणिक सामग्री नहीं है, बल्कि उस सामग्री तक पहुंचने का एक निर्देश चिन्ह है। दूसरे शब्दों में इसी बात को हम कहें तो यह कह सकते हैं कि इन कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में वस्तु का मूल स्वरूप अंकित नहीं है, उस मूल स्वरूप का अनुमान वहां अंकित है। प्रेमचंद में युग की वस्तु नहीं है, अपितु युग की वस्तु विषयक मान्यता उपलब्ध होती है। और इस दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिकता का अनुशासन है। उन्हें इस बात की बहुत गहरी सजगता है, वे सजग हैं कि रचना समाज की दाई है, रचना समाज को देती है, प्रदान करती है, और रचनाकार अपनी रचना के लिए जनता के सामने, पाठक के सामने जवाबदेह है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पाठक उससे उसकी रचना के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है, सवाल उठा सकता है। और ये जो दायित्व है, ये जो जिम्मेदारी है, ये प्रेमचंद की कहानियों में समाई हुई है। सतर्क रहे हैं प्रेमचंद इस बात को लेकर।